गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था की विचारों को जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हॉब्स का राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत व राज्य का स्वरूप। हॉब्स सामाजिक समझौतावादी विद्वान है और उसने अपना यह सिद्धांत सन 1651 में प्रकाशित अपने ग्रंथ लेवियाथन में प्रस्तुत किया है। उसके इस सिद्धांत का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। वस्तुतः हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का ही सिद्धांत है। उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को जो मान्यता दी है वह प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक परस्पर समझौता करके एक प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करते हैं ताकि उनकी आत्मरक्षा की समस्या का स्थायी हल ढूंढा जा सके और उन्हें इस संबंध में भय से छुटकारा मिले। इस प्रकार हॉब्स के सामाजिक समझौते में 3 बिंदु प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, जिसका लक्ष्य है एक व्यवस्थित व सभ्य समाज की स्थापना करना और एक निरंकुश संप्रभु के माध्यम से राज्य का संचालन करना। अब इस व्यवस्था का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हॉब्स प्रमुख रूप से 3 बातें कहता है। पहला, मानव स्वभाव पर का चित्रण करते हुए हॉब्स का मानना है कि मानव में स्वार्थ, भय, शक्ति के प्रति प्रेम, अहंकार, संघर्ष आदि के दुर्गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु इन दुर्गुणों के साथ ही मानव में विवेक का तत्व भी पाया जाता है। उसके पश्चात हॉब्स प्राकृतिक अवस्था का विश्लेषण करते हुए कहता है कि प्रकृति की अवस्था में मानव का जीवन अकेलेपन, घृणा तथा पशुत्व से पीड़ित था और वह अल्पजीवी भी था। तीसरी बात, हॉब्स कहते हैं कि सभी मानवों के लिए प्रकृति की अवस्था कष्टकारी एवं भयपूर्ण थी। अतः इस स्थिति में मानव ने विवेक से काम लिया और अपनी आत्मरक्षा के स्थायी उपाय के लिए एक निरंकुश व सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की आवश्यकता महसूस की। इसके पश्चात हॉब्स ने मानव के समझौते की प्रक्रिया को समझाया और कहा कि प्रत्येक मानव ने अन्य मानवों से समझौता करते हुए कहा कि मैं अपने ऊपर अपना शासन करने का अधिकार राजा रूपी इस मनुष्य या इस मनुष्य समूह को सौंपता हूँ, किंतु शर्त यह है कि तुम सब भी अपने इस अधिकार को मेरी तरह ही इस मनुष्य को या इस मनुष्य समूह को सौंप दो और मेरे समान ही इसके प्रत्येक कार्य का समर्थन करो। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य ने समझौते के द्वारा प्रकृति की अवस्था में प्राप्त अपने निरंकुश व स्वेच्छाचारी स्वशासन के अधिकार का त्याग किया और अपने ऊपर एक सामान्य निरंकुश शासन के बंधन को स्वीकार किया, जिसको हॉब्स ने लेवियाथन का नाम दिया। इस प्रकार समझौते के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित हुई उसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला, व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते का परिणाम राज्य है। दूसरा, संप्रभु किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह सर्वोच्च है। तीसरा, उद्देश्यों की पूर्ति होते रहने पर राज्य बना रहेगा। चौथा, भय, हिंसा से मुक्ति के लिए संप्रभु की रचना की गई है। अगला बिंदु, संप्रभु के आदेश ही नियम व कानून होते हैं। अगला बिंदु, प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है वह है शासक, जिसको लेवियाथन का नाम हॉब्स ने अपनी कल्पना में दिया है। उपरोक्त व्यवस्था को देखने के बावजूद हम ये नहीं कह सकते
कि राज्य की उत्पत्ति या राज्य की व्यवस्था पूर्णता की ओर दिखाई देती है। तत्कालीन परिस्थितियों में हॉब्स ने अपनी कल्पना लोक की उड़ान कह लीजिए या हॉब्स के द्वारा एक आदर्श व्यवस्था का एक समग्र मूल्यांकन करते हुए यह बताने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति प्राकृतिक स्थिति में किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन हॉब्स के सामाजिक समझौते में बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं, जिनको हम निम्न रूप से विश्लेषित कर सकते हैं। पहला, मानव स्वभाव का गलत व एक पक्षीय विवरण प्रस्तुत किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसने मानव का केवल एकांगी परिचय दिया है। लेकिन मनुष्य में सिर्फ कमियां ही नहीं होती हैं, मनुष्य में अच्छाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि उसमें विवेक भी है। दूसरा, हॉब्स कहते हैं कि घृणापूर्ण व्यक्ति सामूहिकता में रहेगा। वो कैसे, जब घृणा है, परस्पर द्वेष है, संघर्ष है, तो मनुष्य समूह कैसे बना सकता है और कैसे शांति प्राप्त कर सकता है। यह बात हॉब्स के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है, ये मात्र कल्पना दिखाई देती है। तीसरी बात, हॉब्स कहते हैं कि लेवियाथन रूपी शासक पूर्णतः निरंकुश संप्रभु है। तो यह निरंकुश संप्रभुता कभी भी समाज में स्थायी शांति या कल्याणकारी स्थिति स्थापित नहीं कर सकती। यह भी हॉब्स के सामाजिक समझौते की एक कल्पना, आदर्श कल्पना ही मानी जा सकती है। यद्यपि हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि अब हॉब्स ने अपने काल में प्रचलित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत तथा राजा के दैवी अधिकारों का खंडन किया है और राज्य को एक मानवीय संस्था सिद्ध किया है। हॉब्स ने व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य को साधन के रूप में स्थापित किया है। अतः उसके विचारों में व्यक्तिवादी दर्शन भी उपलब्ध होता है। समाज में शांति व व्यवस्था की स्थापना करना ताकि मानव जीवन अधिक सुरक्षित हो और मानव सभ्यता व संस्कृति का विकास हो। इस लक्ष्य के लिए हॉब्स ने प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत को प्रस्तुत करके उसकी संपूर्ण धारणा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है तथा स्वयं मानव को नैतिकता का आधार बताकर राजनीति शास्त्र एवं नीति शास्त्र का पृथक्करण किया है। धन्यवाद।